गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेगा के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न था कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 की ट्रॉफी का निर्माण किस राज्य के संजय वर्मा के द्वारा किया गया है। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। इसका निर्माण बिहार के संजय वर्मा के द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, ये प्रश्न था कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस यानी कि आईएमसी का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से या फिर कहां पर आयोजित किया जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ये होगा नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था कि क्रिकेट के इतिहास में पिता व पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं। तो इसका आंसर हमने आपको बताया था रविचंद्रन अश्विन। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। इस सीरीज के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। निश्चित तौर पर जो प्रीवियस वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, यानी कि जो प्रीवियस वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग से जरूर देखिए। वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। अगर आप बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स के संग्रह का खोज कर रहे हैं तो वो खोज यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा। चैनल पर सारे महीने का मंथली करंट अफेयर्स का जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो है वो उपलब्ध कराया गया है। वहां से आपकी तैयारी बेहतर होगी, तो आपसे जरूर देखेगा। चाहे वो बिहार में आयोजित होने वाली कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, हाल ही के दिनों में जो बीपीएससी की तरफ से जो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होनी है या 69वीं बीपीएससी एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। चलिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहला पॉइंट है कि मौजूदा व 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के 5 जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य हो इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इनमें जो 5 जिलों को सम्मानित किया गया है, ये 5 जिले बिहार के कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर और किशनगंज, ये कुल 5 जिले हैं जिसे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है, यह सम्मान समारोह का जो आयोजन था ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया और यहाँ पर 9 राज्यों के 68 जिलों को सम्मानित किया गया और इसमें बिहार के 5 जिले शामिल थे। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में 28 राज्य है, इन 28 राज्य के या फिर इन 28 राज्यों में से 9 राज्य के 68 जिलों को सम्मानित किया गया और बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के 5 जिले इसमें शामिल थे। और अगर इन 5 जिलों की स्थिति को इस बिहार वाले मैप पर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला जिला हमने आपको बताया यह है नालंदा जो यहाँ पर है, और वहीं पर अगर बात करें दूसरे की तो दूसरा हमने बताया था जहानाबाद, उसके बाद लखीसराय और उसके बाद एक और भोजपुर और साथ ही साथ एक किशनगंज जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। कुल 5 जिले को अभी सम्मानित किया गया है। क्योंकि यहाँ पर बिहार की बात हो रही है तो बिहार को लेकर हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। ये कुछ बेसिक से फैक्ट है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर अपडेट हुई वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि बिहार की स्थापना कब हुई थी। ये तिथि है 22 मार्च 1912, जब बिहार की स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में बिहार अस्तित्व में आया था। बिहार की राजधानी है पटना और पटना को लेकर कई बार प्रश्न बनता है कि पटना नगर को बसाने का श्रेय किसे जाता है। तो उदयन को जाता है पटना नगर बसाने का श्रेय, जबकि पटना में सैनिक छावनी का निर्माण गंगा नदी के किनारे लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रश्न पटना को लेकर कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अतिरिक्त एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि जो एक मैप है बिहार का, ये पटना जिले की सीमा अन्य कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल 9 जिले हैं जो कि पटना जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शायद 64वीं वाला या फिर 65वीं वाले में पूछा गया था। ठीक है, ये सारे ध्यान रखिए। अब यहाँ पर वर्तमान में हम राज्यपाल की बात करें तो नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ओवरऑल ये बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। ये भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, 41वें राज्यपाल बने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो कि राज्य के 22वें मुख्यमंत्री हैं। और वहीं पर राज्य का पक्षी की बात करें तो राज्य का पक्षी है गौरैया और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2023 में जो मनाया गया इसका थीम था आई लव स्पैरो। राज्य का पशु है बैल, राज्य का वृक्ष पीपल, राज्य का फूल है गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड।
राजकीय फूल को लेकर देखते हैं कि बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्तमान में जो बिहार का राजकीय फूल है ये मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। राजभाषा में प्रथम है हिंदी और द्वितीय है उर्दू। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो हमने आपको क्षेत्रफल के बारे में जानकारी दिया, जब बिहार का जो अंतिम बंटवारा या फिर जो बिहार का भी स्वतंत्र रूप देख रहे हैं, तो पिछली बार जो बंटवारा हुआ था, जो झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ये तिथि थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। और झारखंड जो अलग हुआ तो झारखंड का जो गठन हुआ, संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ। और बिहार के क्षेत्र में जो भूमि रही, ये सम्मिलित क्षेत्र का 54% भूमि बिहार के क्षेत्र में रहा था। हालांकि बंटवारे से बिहार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जितनी भी कह सकते हैं बहुमूल्य खनिज संपदाएं थी, वो झारखंड के क्षेत्र में या फिर झारखंड के हिस्से में चली गई थी। ये चीज यहाँ से ध्यान रखिए। लेकिन हाल ही के दिनों में बिहार को लेकर बहुत सारी पुष्टि हुई है, खास करके जमुई जिले को लेकर हमने बहुत सारी जानकारी आपको दिया है इसी सीरीज में, आपको याद होगा। और इसके बाद यहाँ पर हम एक चीज और भी देख लेते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में पौधे वृक्ष, ये बिहार के राष्ट्रीय चिन्ह को इंगित कर रहा है। बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, वो सिर्फ पौधे वृक्ष बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह है वो है दो स्वास्तिक के बीच में पौधे वृक्ष। और जो यहाँ पर आप बिहार वाला मैप देख रहे हैं, बिहार की चौहद्दी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बिहार की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ये है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। यहीं पर पश्चिमी चंपारण में ही एक स्थान है वाल्मीकि नगर, जहां पर बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। और यहाँ से 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 2000 नहीं बल्कि 1 नवंबर 2022 को टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये सारी बातें हमने आपको बताया है। फिलहाल इन सब बातों को छोड़ते हुए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा? किस स्थान पर बिहार का चौथा नदी थाना खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ये कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। ठीक है, इस प्रकार से एग्जैक्ट जो प्लेस है वो चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिला को लेकर पहले के समय में जिस प्रकार से प्रश्न बनते थे, जो मूल स्थान होता था, जो महत्वपूर्ण स्थान होता था, इस प्रकार से प्रश्न बनते थे। हालांकि जो पिछला 68वें वाला एग्जाम आयोजित हुआ था, वहां पर भी इसी प्रकार से एक प्रश्न था, जहां पर जो प्रॉपर स्थान है वही पूछ लिया गया था। तो बहुत सारे छात्र जो होते हैं वो जिला याद रखते हैं, प्रॉपर स्थान क्या है उन्हें नहीं पढ़ते। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जैक्ट जो प्लेस है जहां पर कोई चीज की गतिविधि भी, कोई पहल शुरू हुआ है, तो उसको लेकर आपको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्नों को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे। प्रश्न पत्र देखिए पिछले 3 से 4 वर्षों का, तो वहां से आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम इसके बारे में विस्तार से बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा यह है कि बाढ़ के समय में दियारा क्षेत्र में नावों के माध्यम से होने वाले अपराध पर लगाम कसने के लिए दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान के उजुआ में बिहार का चौथा नदी थाना का निर्माण किया जाएगा। ये ध्यान रखिए, कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा में है और यहाँ पर एग्जैक्ट प्लेस है उजुआ, और यहीं पर बिहार का चौथा नदी थाना का निर्माण किया जाएगा। अब ये नदी थाना क्या है, आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखकर अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि बाढ़ के समय दियारा क्षेत्र में नाव के माध्यम से जो अपराध किए जाते हैं, जो लूट वगैरह होता है, उसी पर लगाम कसने के लिए इस प्रकार का पहल किया गया है। हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार का नदी थाना खोलने को लेकर इस क्षेत्र में जो पहली बार प्रस्ताव आया था वो वर्ष 2010 में आया था। लेकिन यहाँ पर सरकार का कहना यह है कि उचित स्थान नहीं मिल पाने के कारण ये नदी थाना नहीं खोला गया था। लेकिन हाल ही में इसकी घोषणा हो चुकी है, अब इसका निर्माण होना है कुशेश्वर स्थान इन दरभंगा के उजुआ में। अब यहाँ पर हमारा अगला जो पॉइंट होगा, हालांकि हम बात करें यहाँ पर जो हमने आपको बताया ये बिहार का चौथा नदी थाना है, लेकिन इससे पहले जो संचालित है ये बिहार के पटना जिले, वैशाली और साथ साथ सहरसा में, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला पॉइंट हमारे यहाँ पर है कुशेश्वर पक्षी बिहार से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, ये बिहार के किस जिले में है? तो कुशेश्वर पक्षी बिहार के दरभंगा जिले में है। और दरभंगा जिले को लेकर या फिर दरभंगा को लेकर एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया था कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने दरभंगा में एयरपोर्ट का निर्माण किया था। हालांकि इस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो पूरे भारत में कह सकते हैं एयरपोर्ट का जो निर्माण हुआ था, 63 एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। और इसी क्रम में दरभंगा में भी, यानी कि बिहार में भी दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत की गई। और आपको ध्यान रखना है कि उड़ान सेवा की जो शुरुआत यहाँ से हुई थी ये 8 नवंबर वर्ष 2020 को हुई थी। और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था कि दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। और एक रिपोर्ट आई थी टाटा ट्रस्ट की, और उसमें हमने आपको बताया था कि बिहार में राजधानी पटना के बाद जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है वो है दरभंगा जिला। ये सारी बातें आपको याद होगी।
आपको हमने बताया है। अगर आपको लगे कि इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला से आपकी हेल्प हो रही है या फिर हो सकती है तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा। आज के मैं इस वीडियो का आपको टारगेट दे रहा हूँ 1000 लाइक का। ठीक है, हमें 1000 लाइक इस वीडियो में हर हाल में चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता ओमान चांडी का 18 जुलाई को निधन हो गया। बताएं कि वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इस तरह के भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। जो प्रमुख नेता का निधन होता है यहाँ से प्रश्न बनता है। तो ऐसे में यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि केरल के वे पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पर विस्तार से चीजों को देखें तो इसमें पहला पॉइंट है कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता ओमान चांडी का 18 जुलाई 2023 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है कि वे वर्ष 2004 से 2006 और फिर 2011 से 2016 तक अर्थात 2 बार केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है ओमान चांडी। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि ओमान चांडी को सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार की रोकथाम और मुकाबला श्रेणी के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में या फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2023 का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दिया गया था। तो इनसे संबंधित जो पुरस्कार या उपलब्धि है ये भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसकी स्थापना आप सभी को मालूम है कि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर हमने कई सारी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। सारे पॉइंट को आप लोग बारीकी से देखिएगा। पहला पॉइंट यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ से आपको ये ध्यान रखिए, तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके अतिरिक्त ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 24 साल के बाद कांग्रेस में कोई गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बना है। 24 सालों के बाद ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना भी हमने आपको बताया कि 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और एवो ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि स्थापना के समय इसका जो नाम था यह था इंडियन नेशनल यूनियन। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम या फिर इस शब्द का जो प्रयोग था या फिर जो शब्द दिया ये दादा भाई नौरोजी ने दिया, जो कि और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप सभी जानते हैं कि इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे और हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि प्रथम सम्मेलन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में कुल 72 सहयोगियों के साथ आयोजित किया गया था। ये इसका पहला सम्मेलन था। वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन का जो अध्यक्ष था जो यहाँ पर आयोजित हुआ इसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक जानकारी आपको दे दूं, यहाँ पर जो हमने कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया ये प्रश्न हमने आपको बताया भी है कि अमेरिकी संसद को कांग्रेस भी कहा जाता है, आपको याद होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा कि किस देश ने हाल ही में बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा आपातकाल की घोषणा अभी हाल ही में नाइजीरिया के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि मार्च 2023 में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने बोला टिनुबू। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक शब्द छूट गया, आप लोग ऐड कर लेंगे। हालांकि हमने आपको जानकारी दिया था कि मार्च 2023 में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू। तो इन्होंने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में अर्थात नाइजीरिया में आपातकाल की घोषणा की है। ये आप ध्यान रखेंगे। मौजूदा समय में जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं ये है बोला टिनुबू, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। इन्होंने देश में यानी कि नाइजीरिया में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है नाइजीरिया के बारे में कि नाइजीरिया अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका का। अगला पॉइंट है यहाँ की राजधानी है अबुजा और यहाँ की करेंसी अर्थात मुद्रा की बात करें तो नाइजीरियाई नायरा यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट पॉइंट में नाइजीरिया के बारे में एक अहम जानकारी हमने आपको दिया कि नाइजीरिया के इग्बो ओरा शहर को जुड़वा बच्चों की राजधानी या फिर ट्विन टाउन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। अगर औसतन हम बात करें तो औसतन 1000 बच्चों में 158 जुड़वा बच्चे यहीं पर पैदा होते हैं। तो इसलिए इसे ट्विन टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर का नाम है इग्बो ओरा। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है भारत के संदर्भ में। चूंकि यहाँ पर हमने आपातकाल की चर्चा की तो भारत के बारे में ये जानकारी ध्यान रखें कि भारत में आजादी के बाद अब तक कुल मिला के 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत के दृष्टिकोण से है तो 1947 के बाद यानी कि आजादी के बाद अब तक
3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जब विकल्पों पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर 2 विकल्प आपको दिख रहा होगा, बी और सी। तंजानिया की बात करें तो तंजानिया को लेकर हमने आपको जानकारी दिया है कि आईआईटी मद्रास जो कि तंजानिया में अपना एक परिसर स्थापित करने की घोषणा की थी, इसको लेकर समझौता हुआ था। और इस प्रकार से देखें तो आईआईटी मद्रास भारत से बाहर परिसर स्थापित करने वाला ये भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। वहीं पर दूसरे संस्थान की बात करें तो अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने यूएई में अपना एक कर सकते हैं परिसर स्थापित करने की घोषणा की। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रौद्योगिकी संस्थान है जो भारत से बाहर एक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आईआईटी मद्रास के द्वारा तंजानिया में, जबकि आईआईटी दिल्ली के द्वारा यूएई में इसका निर्माण किया जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, बिहार को लेकर हम कुछ जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पर जो हमने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, तो ऐसे में लगे हाथों हम यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की भी चर्चा कर लेते हैं बिहार के संदर्भ में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन अब तक लगा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था ये पंजाब में लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगर हम बात करें किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की, तो ये भी पॉइंट आपके लिए अहम है, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। दरअसल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ये 6 माह के लिए लागू होता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये भी है कि 6 माह बढ़ाकर इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना आपको। कई जगह पर आप लोग 3 वर्ष देखते होंगे, कई जगह पर 6 माह देखते होंगे, तो कंफ्यूजन होता होगा। इस वाले पॉइंट को ध्यान से पढ़िए, यहाँ से कंफ्यूजन आपका दूर होगा कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लागू होता है, हालांकि इसे 6 माह को बढ़ा करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए, यानी कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई कि भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड यानी कि एटीएल को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। एक भारतीय कंपनी है और इसे अभी हाल ही में, यानी कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अभी हाल ही में ये गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 को प्रदान किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर अडानी ग्रुप की बात हुई तो ऐसे में कई जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था। पिछले महीने में जो हमने आपको जानकारी दिया था वो यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करा दूं। दरअसल 14 जून 2023 को उद्योगपति गौतम अडानी का 61वां जन्मदिन मनाया गया और इस अवसर पर अडानी ग्रुप ने आगामी क्रिकेट विश्व कप 2023 प्रतियोगिता के लिए जीतेंगे हम अभियान की शुरुआत की। आपको ध्यान रखना है कि जीतेंगे हम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया। और इस अभियान की जो शुरुआत किया गया यह पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के द्वारा अहमदाबाद में से मतलब कि शुरुआत किया गया, फिर लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर इस अगर आयोजन की हम बात करें या फिर इस कह सकते हैं अभियान की बात करें तो आपको ध्यान रखना है जिसमें 1983 क्रिकेट विश्व कप टीम के दिग्गज खिलाड़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ये तो रही बात यहाँ पर इस आयोजन से संबंधित या फिर इस अभियान से संबंधित। हालांकि यहाँ पर 1983 क्रिकेट विश्व कप की बात हुई तो भारत के संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत ने पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जो था ये पहली बार 1983 में जीता था और उस समय कप्तान थे भारतीय टीम के कपिल देव। हालांकि दूसरी बार जो भारत ने खिताब को अपने नाम किया है 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब 2 बार अपने नाम किया, एक तो 1983 में और दूसरा 2011 में। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 6वां प्रश्न है कि विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कार्लोस अल्काराज। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने अभी हाल ही में विंबलडन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अब यहाँ पर दोनों कैटेगरी यानी कि पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी के बारे में यहाँ पर हमने आपको जानकारी दिया है कि लंदन में आयोजित हुए विंबलडन 2023 प्रतियोगिता में पुरुष एकल के फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार खिताब को अपने नाम किया। तो ये तो रही बात है पुरुष वर्ग से संबंधित। वहीं पर अगर बात हम करें महिला वर्ग की तो इसको लेकर जानकारी यहाँ पर दिया गया कि वहीं महिला वर्ग में चेक गणराज्य के मार्गरेटा वोंद्रोसोवा ने ट्यूनीशिया के ओन्स जाबेउर को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। तो दोनों कैटेगरी में पुरुष व महिला वर्ग को लेकर ध्यान रखेंगे, विंबलडन 2023 से संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको देता हूँ ग्रैंड स्लैम से संबंधित। दरअसल ग्रैंड स्लैम को लेकर हमने पहले भी आपको जानकारी दिया है कि ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं, इसी के अंतर्गत विंबलडन भी शामिल है। इसे ग्रैंड स्लैम में जो 4 टूर्नामेंट होते हैं इसे मेजर भी कहा जाता है।
इसके लिए मेजर शब्द का भी प्रयोग होता है। तो इसमें जो 4 टूर्नामेंट है, एक तो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा यूएस ओपन, तीसरा फ्रेंच ओपन और चौथा जो और अंतिम जो ये है विंबलडन ओपन। अब इन चारों को लेकर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारी चीजों का जिक्र यहाँ पर हमने किया है। जैसे कि इसमें जो पहला 2 है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। वहीं पर हम बात करें अगले में फ्रेंच ओपन की, तो ये मिट्टी पर खेला जाता है, जबकि हम बात करें विंबलडन ओपन की तो यह घास पर खेला जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब इसके अतिरिक्त एक फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि कोई सिंगल खिलाड़ी या फिर डबल से टीम एक साल में यानी कि एक सीजन में चारों टूर्नामेंट जीतती है तो उसे ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 से भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है, ये राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी अर्थात नई दिल्ली में। अब यहाँ पर आपको जानकारी दो कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 से पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित किया गया। हालांकि इसकी आयोजन तिथि की बात करें तो 20 से 21 जुलाई 2023 ये 2 दिवसीय आयोजन था जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई दिल्ली के मनेकशा ऑडिटोरियम में ये आयोजित हुआ। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका आयोजन किनके द्वारा किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली बार है जब यह शिखर सम्मेलन रोम यानी कि इटली की जो शहर है रोम, तो रोम के बाहर भारत में पहली बार आयोजित हुई। हमेशा से यहीं पर इटली के रोम में ही आयोजित हुई। ये पहली बार है या फिर पहला मौका है जब इटली के बाहर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक अर्थात इंग्लिश में से कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी व हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? यहाँ पर कंडीशन समझिएगा, यहाँ पर दर्शाया गया है पहाड़ी व हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर को गलत कर देंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रश्न को बारीकी से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी यानी कि पहाड़ी व हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला। हालांकि कुछ कैटेगरी और भी है जहां पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट यह है कि हाल ही में नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 से जारी किया, यानी कि ये इसका तीसरा संस्करण था। और आपको ध्यान रखना है इसमें तमिलनाडु ओवरऑल शीर्ष पर रहा है 80.89 अंक के स्कोर के साथ। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा। हालांकि जो इसका पिछला दो संस्करण था उसमें गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा था। उसी चीज का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि गुजरात जो पहले 2 संस्करणों में शीर्ष पर था, अब जो रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में ये 73.22 अंकों के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया है। यानी कि गुजरात को जो रैंक मिला है ये चौथा रैंक मिला है, चौथा स्थान मिला है। अब हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा कुछ कैटेगरी को लेकर, जैसे कि भूमि से घिरे राज्यों में हरियाणा को पहला स्थान मिला है, छोटे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा को पहला स्थान मिला, पहाड़ी व हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को शीर्ष स्थान या फिर पहला स्थान मिला है। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए, निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल हम राज्यों की बात करें, बड़े राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पर आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि निर्यात के लिहाज से गुजरात का जो जामनगर जिला है ये देश का शीर्ष जिला है, या फिर यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो अन्य जिलों की तुलना में बेहतर है, इसलिए इसे शीर्ष जिला के तौर पर घोषित किया गया है। गुजरात का एक जिला है जामनगर जिला। तो ये सारी बातें यहाँ से नोट करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हाल ही में हरेला पर्व मनाया गया या फिर आयोजित किया गया? तो हरेला पर्व का जो संबंध है ये उत्तराखंड से है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल इसके बारे में बात करें तो हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है या फिर एक लोक पर्व को ये इंगित करता है। यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड में सावन की शुरुआत हरेला त्योहार से ही होती है और यह हरियाली और साथ साथ नए मौसम की शुरुआत व पर्यावरण के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार व उत्सव जैसे कि फुलदेई, कंडाली, गंगा दशहरा, हिल यात्रा, विश्व मेला आदि यहाँ पर प्रमुख उत्सव या फिर त्योहार है जो यहाँ पर उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ से इस प्रश्न से संबंधित आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपको एक जानकारी देता हूँ कि जितने भी छात्र करंट अफेयर्स क्लास को फॉलो करते हैं या फिर करंट अफेयर्स की तैयारी में लगे हैं, करंट अफेयर्स का बेहतर रिवीजन के लिए आप लोग इसे क्विज को जरूर अटेंड कीजिए। क्विज आपके लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर बिल्कुल निःशुल्क है, आपको वहां पर एक भी रुपया पे करने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वहां पर क्विज वाला सेक्शन में आपको प्रत्येक दिन का 2021 से अब तक का सारा प्रत्येक दिन का वहां पर क्विज आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से अपनी तैयारी का बेहतर तरीके से आप आकलन कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्विज ही नहीं बल्कि क्विज का एक्सप्लेनेशन जो है, जो आप इस सीरीज में प्रश्न और आंसर देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पर मिल जाएगा। हजारों विद्यार्थी डेली वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा नर्मदा कला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर की लुप्त हो रही नर्मदा कला को पुनर्जीवित करने की दिशा में इसकी पहली खेप ब्रिटेन निर्यात की गई है। तो जिस वजह से यह भी खबरों में आई थी, आपको ध्यान रखना कि नर्मदा कला का जो संबंध है ये किससे है, तो जम्मू कश्मीर से है। विकल्प के आधार पर इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अब यहाँ पर हमारा जो आंसर जो मतलब यहाँ पर एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, इसमें एक पॉइंट है। ये पॉइंट है कि 22 और 23 जून 2023 को पटना में आयोजित L20 G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत L20 अर्थात श्रम 20 की बैठक आयोजित हुई थी और यहाँ पर शामिल हुए मेहमानों को बिहार से जुड़ी कला और संस्कृति के माध्यम से सम्मानित किया गया राजधानी पटना में, जिसमें बिहार का खेता कढ़ाई या फिर खेता कढ़ाई भी शामिल था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये खेता कढ़ाई या फिर खेता कला क्या है, जिस वजह से खबरों में आया था, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर खेता कढ़ाई या फिर कला की इसकी बात करें तो यह कार्य मूल रूप से बिहार के किशनगंज जिले की शेरशाहवादी मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इस कला को लेकर एक अहम जानकारी आपको ये ध्यान रखना है कि इस कला को वर्ष 2022 में यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खबरों में था, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। हालांकि बहुत सारे कला खबरों में है, लेकिन ये प्रश्न या फिर ये कला क्यों खबरों में है, क्योंकि 2022 में इसे यूनेस्को ने अपनी सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, तो इस वजह से यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। नेक्स्ट 11 प्रश्न की हाल ही में अडानी समूह ने कहा भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि झारखंड। ये बिजली परियोजना झारखंड में कहां शुरू हुई और कितने मेगावाट की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पॉइंट है कि अडानी ग्रुप की, यहाँ पे देखिए अडानी शब्द छूट गया और शब्द छूट गया है, तो अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया है। ये झारखंड का गोड्डा जिला में लगा गया है और इसकी जो क्षमता है ये 1600 मेगावाट का है, ये भी यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं हम 12वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो राइट आंसर जो यहाँ पर होगा इसका विकल्प नंबर ए यानी कि पी वीरा मुथुवेल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चंद्रयान 3 को लेकर एक कंप्लीट वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें चंद्रयान 3 के बारे में हमने विस्तार पूर्वक सारी की सारी जानकारी दिया, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ ऊपर आई बटन पे मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, इस पर भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्विज के बारे में आपको बताया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20,000, 16,000 ऐसे करके विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल से फ्री है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्री का आइकन भी लगा हुआ है। ये हमेशा से फ्री रहा और हमेशा से फ्री रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है। और इसके अतिरिक्त बीपीएससी मेकर ऐप पर जितने भी कोर्स संचालित है, इसकी कोई जानकारी के लिए आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी बीपीएससी वाले कोर्स में एक ऑफर आया है, तो ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं। ऑफर का लाभ लेने के लिए प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है BM299 का, जिसको आप यहाँ पर आप इस ऑफर का लाभ ले पाएंगे। इसमें आपको जो कोर्स की जो फी होगी वो 50% से अधिक डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो के हम 3 प्रश्नों की बात करें तो हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया? दूसरा है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट अर्थात धुमंतु हाथी की शुरुआत की गई? तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा गजा-कोथा अभियान शुरू किया गया? सारे प्रश्नों की जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दे दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और विस्तार पूर्वक वहां पर लिखिए। और इस पीडीएफ के बारे में जानकारी आपको दे दें कि इस पीडीएफ को आपके कोर्स में उपलब्ध कराया जा चुका है और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप चाहे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।